19 साल की मेपल बटालिया अपने नॉर्मल रूटीन की तरह शाम करीब 6:30 बजे अपनी यूनिवर्सिटी कैंपस की लाइब्रेरी में अपनी फ्रेंड के साथ पढ़ाई करने आई है। सीसीटीवी फुटेज में वो एकदम खुश नजर आ रही है। दोनों के लिए ये एक बहुत ही नॉर्मल डे की तरह था, लेकिन दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि आज का दिन मेपल की जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। करीब 3 से 4 घंटे पढ़ाई करने के बाद तकरीबन 12 बजे दोनों कैंपस के पास ही कॉफ़ी ब्रेक के लिए जाते हैं और आधे घंटे बाद फिर से कैंपस में एंटर करते हैं। लेट नाइट करीब 12:50 पर दोनों घर जाने का फैसला करते हैं, जिसके बाद मेपल की फ्रेंड कैरन दूसरे रास्ते से अपने घर के लिए निकल जाती है। वहीं मेपल कैंपस के 3rd फ्लोर पर खड़ी उसकी कार की तरफ चलना शुरू करती है। पार्किंग लॉट की तरफ चलते हुए वो अपने 3 और दोस्तों के साथ कैंपस से बाहर निकलती दिखाई दे रही है। मेपल अपने दोस्तों से गुड बाय कहकर गले मिलती है और अपनी कार की तरफ बढ़ती है, और जैसे ही वो कार में बैठने के लिए जाती है तभी अचानक से पार्किंग के आसपास रह रहे लोगों को गन शॉट्स की आवाज़ सुनाई देती है। What's your emergency, sir? I just heard gunshots, and it's on the other side of Surrey Central towards the bus station. Okay, how many did you hear? At least 7 in concession. One right after the other. Bang, 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 bang. मेपल के ऊपर किसी ने 5 से 7 बार गन से फायर किया था। District 1 for shots fired. All the info we have is the SOCs in a brand new white Charger. Multiple calls on this. I may have a name for the female here. The 2 I've got here know her. Surname is Natalia, unknown spelling, given one of Maple. She's gonna be about 19. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की एक टीम एम्बुलेंस के साथ घटना स्थान पर पहुंची। मेपल की सांसें अभी भी चल रही थी और हमला करने वाले ने उसके ऊपर 5 गोलियां चलाई थी, जिसमें से 2 गोलियां उसके टॉर्सो पर लगी, एक उसके लेफ्ट हैंड पर और 2 गोलियां उसको मिस कर गई थी, और उसके सर पर भी एक तेजधार चाकू से कई बार वार किया गया था। एम्बुलेंस द्वारा उसे तुरंत पास ही के रॉयल कोलंबियन हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। कॉल के माध्यम से जब ये खबर उसके घरवालों को बताई गई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी डॉक्टर्स मेपल को बचा नहीं पाए और वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। A 19-year-old aspiring model and actress was murdered in Surrey early this morning. घरवालों का रो रो कर बुरा हाल था, और जैसे ही ये खबर बाहर आई तो पूरे इलाके में सनसनी मच गई। हजारों की तादाद में लोग उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए और मेपल के कातिल का पता लगाने के लिए पुलिस से गुहार लगाई। पर अब सभी के जहन में बस एक ही सवाल था कि भला एक 19 साल की यंग, इंटेलिजेंट और हंसमुख स्वभाव की लड़की से किसी की ऐसी क्या दुश्मनी कि उसे इतनी बेरहमी से मार दिया गया। चार मार्च 1992 को पैदा हुई मेपल अपने घर में सबसे छोटी थी। मेपल के फादर हरकिंदर बटालिया इंडिया से कनाडा इमिग्रेट हुए थे। उनके अपने शब्दों में बताऊं तो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। बटालिया फैमिली शुरुआत से ही काफ़ी ओपन माइंडेड और नॉन ट्रेडिशनल फैमिली थी। बाहर घूमना फिरना, लोगों से मिलना और अपने ड्रीम्स को अपने हिसाब से फॉलो करना। अकॉर्डिंग टू हर सिस्टर रोजलिन, मेपल का सपना बचपन से ही डॉक्टर बनने का था, और साथ ही साथ उसके चार्मिंग और मैग्नेटिक लुक्स की वजह से उसे सेल्फीज लेना और मॉडलिंग करियर में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। एनवर क्रीक सेकेंडरी स्कूल से अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद मेपल ने SFU यानी कि साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ साइंसेज में एनरोल कर लिया और अपने डॉक्टर बनने के ड्रीम का पहला स्टेप भी लिया। 14 साल की उम्र से ही उसने मॉडलिंग करना भी शुरू कर दिया था और एक अच्छी खासी प्रोफेशनल प्रोफाइल भी बना ली थी। साल 2007 के आसपास एक बास्केटबॉल मैच के दौरान मेपल की मुलाकात गुरजिंदर सिंह धालीवाल से हुई। गुरजिंदर उर्फ गैरी भी पंजाबी कम्युनिटी से बिलोंग करता था और सिमिलर एज ग्रुप का भी था, और क्योंकि मेपल की फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वो एक सीधा साधा डिसेंट लड़का था, इसलिए बातों बातों में ही दोनों में दोस्ती भी हो गई। थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के बाद इस दोस्ती ने कब प्यार का रुख ले लिया उन्हें पता ही नहीं चला। 2011 तक आते आते मेपल का मॉडलिंग की तरफ झुकाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और उसने वैंकूवर फैशन वीक में रैंप वॉक भी करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, 2011 में उसे मार्च में रिलीज हुए एक शो द डायरी ऑफ अ विम्पी किड में भी काम करने का मौका मिला। सभी के सभी मेपल के मॉडलिंग करियर को बढ़ता देख बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन एक इंसान था जो मेपल को मिलता ये फेम देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था।
ऑल ऑफ अ सडन गैरी का मेपल के टुवर्ड्स बिहेवियर काफ़ी अजीब हो गया। उसने ना सिर्फ मेपल को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, बल्कि उसे उसके फ्रेंड के साथ मिलने से और यहाँ तक कि बाहर जाने से भी मना कर दिया। धीरे धीरे मेपल का ये बर्ताव उसके घर वालों को भी काफ़ी अजीब लगने लगा। जब जब भी बटालिया फैमिली कहीं घूमने का प्लान बनाते तो मेपल एंड मौके पर उस ट्रिप के लिए मना कर देती। Times where we would make plans, where she'd make plans with me or my niece and nephew, and all of a sudden he would call abruptly, and then she's like, "No, I can't go," or she'd make up some excuse. देखते ही देखते गैरी का ये बिहेवियर मेपल के ऊपर इतना ज़्यादा हावी होने लगा कि दोनों के बीच लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। देयर वॉज वन टाइम जब मेपल और उसके कुछ फ्रेंड्स क्यूबा घूमने गए और एक नाइट इवेंट के दौरान मेपल ने अपनी आंखों पर सनग्लासेस पहने हुए थे, और जब उसके फ्रेंड्स ने उससे पूछा कि उसने रात को सनग्लासेस क्यों पहने हुए हैं तो उसने उनकी बात को स्माइल करते हुए इग्नोर कर दिया। जब वो उस ट्रिप से वापस आई और उसके फादर ने भी जब सेम सवाल किया तो उसने इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी और झूठ बोलते हुए अपने रूम में चली गई। मेपल एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमन थी और उसको लगा कि वो शायद ये सब चीज़ें बिना किसी को बताए खुद हैंडल कर सकती है। लेकिन कुछ महीनों बाद एक कॉन्वर्सेशन के दौरान मेपल ने अपनी फ्रेंड को बताया कि गैरी ने एक बार उसके फ़ोन में उसके कोवर्कर द्वारा किए गए मैसेज को पढ़ लिया था और बस इसी बात से गुस्सा होकर उसने उसकी आंख पर मुक्का मार दिया था। उसकी फ्रेंड्स ने जब गैरी के इस बिहेवियर को पुलिस में बताने को कहा तो उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो नहीं चाहती कि गैरी उसे और उसके घर वालों को तंग करे। 2011 की गर्मियों के दौरान मेपल को पता चला कि गैरी उसको किसी और लड़की के साथ चीट कर रहा है, लेकिन इस बार मेपल ने इस बात को नहीं सहा और अपने 5 साल पुराने रिलेशन को तोड़ दिया। मेपल ने फाइनली गैरी को टेक्स्ट करते हुए उनके रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया। गैरी इस बात को बिल्कुल भी हजम नहीं कर पा रहा था और वो किसी भी कीमत पर मेपल से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए वो उसे रोज़ हज़ारों मैसेज करता और उसके फ़ोन पर 50 से 60 बार कॉल भी करता। बट मेपल डिसीजन ले चुकी थी एंड वो अब गैरी के साथ नहीं रहना चाहती थी। रिश्ता टूट जाने के बाद और मेपल को बार बार कॉल करके उसे ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश में जब वो नाकाम हो गया तो उसने मेपल को फॉलो करना शुरू कर दिया। वो कहाँ जाती है और किससे मिलती है, गैरी उसकी हर छोटी हरकत पर नज़र रखता। सितंबर 2011 में जब मेपल को लगा कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो वो अपने एक फ्रेंड के साथ कनाडा के एक कैफ़े टिम हॉर्टन्स पर कॉफ़ी के लिए गई। 24 सितंबर की अर्ली मॉर्निंग में ठीक 3:54 पर वो कैफ़े में घुसे और ऑर्डर काउंटर पर कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद दोनों एक टेबल पर जाकर बैठ गए। इस मोमेंट पर मेपल को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि गैरी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को कॉन्टिन्यूसली चेस कर रहा है। गैरी मेपल को लेकर इतना ज़्यादा पॉजिटिव था कि कॉफ़ी ऑर्डर करते टाइम भी वो उसे कॉन्टिन्यूसली टेक्स्ट कर रहा था और उससे पूछ रहा था कि वो कहाँ है और किसके साथ है। मेपल और उसके फ्रेंड ने अभी बात करना शुरू ही किया था और तभी उसकी नज़र गैरी पर पड़ी। उसने मेपल की गाड़ी को पहचान लिया था और वो बिना कुछ सोचे कैफ़े के अंदर घुस गया और जाते ही मेपल और उसके फ्रेंड से बहस करने लगा और गुस्से में आकर उसने उसके फ्रेंड पर हाथ उठा दिया। आग उबलते गैरी को मेपल कैफ़े से बाहर लेकर गई और उसे समझाया कि वो जस्ट उसका एक फ्रेंड है एंड उसके और मेपल के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। लेकिन गैरी के सर पर खून सवार था और उसने मेपल का फ़ोन छीनते हुए उसे फ़ोन का लॉक खोलने को बोला और उन दोनों के बीच में हुई चैट को पढ़ाने के लिए फोर्स किया। मेपल ने जैसे तैसे सिचुएशन को संभाला और अपने घर पर चली गई और पूरे इंसिडेंट के बारे में अपने घर पर बताया। घर वालों को उस मोमेंट पर समझ आ गया था कि मेपल के चेंज होने का रीज़न गैरी का ये ओवर पॉसेसिव, कंट्रोलिंग और अब्यूसिव नेचर ही था। और फाइनली सेम डे मेपल ने रात करीब 11 बजे गैरी द्वारा की गई हरकत को पुलिस को बता दिया। मेपल द्वारा दिए गए बयान को पुलिस ने बहुत ही बारीकी से सुना और गैरी के खिलाफ नो कॉन्टैक्ट ऑर्डर फाइल किया। He hit my friend in the face and then I got up and I was like, come outside right now, and I pushed him towards the door. बटालिया फैमिली और मेपल को लगा कि शायद ऑर्डर फाइल करने के बाद वो उसका पीछे नहीं करेगा या फिर दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। I was walking my dog with my mom, and I swear I saw his car drive by when we were walking. I'm like, Mom, like, what the heck? Like, driving around our area for? Like, what the hell? Like, why are you driving around my neighborhood? यही वो एग्जैक्ट मोमेंट था जब गैरी की ईगो हर्ट हो गई थी और उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं करी थी।
I heard like 5 shots. It was like too quick, and then 3 more that followed. I was woken up out of a dead sleep, and I called 911 immediately. मेपल के ऊपर गोली चलाई जाने के बाद जब पुलिस ऑफिसर्स ने उसके घर वालों से सवाल किए और किसी से कोई आपसी दुश्मनी या फिर किसी पे शक के लिए पूछा तो उन्होंने गैरी का नाम बताया। मेपल की फैमिली ने जब गैरी को कॉल किया और उससे पूछा कि उसने मेपल को क्यों मारा तो उसने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करते हुए बोला कि भला मैं मेपल को क्यों मारूंगा, मैं तो उससे प्यार करता हूँ। घर वालों ने जब उससे पूछा कि वो कहाँ है तो उसने बताया कि वो अपने घर पर वीडियो गेम खेल रहा है। इन्वेस्टिगेशन टीम ने घटना वाले स्थान को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और लोगों को इससे जुड़ी किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन बताने के लिए कहा। Dozens of RCMP officers are investigating yesterday's shocking shooting of a 19-year-old SFU student. Well, Tony, 40 to 50 officers are now on the case here at SFU, a case that some say is hitting investigators very hard. Many of them have daughters. During the investigation, उन्हें क्राइम सीन पर 9mm के 2 शेल केस और एक तेजधार चाकू मिला। पुलिस को लगा कि ये एक ओपन एंड शट केस है क्योंकि क्राइम स्पॉट पर हर जगह कैमरास लगे हुए थे, इसलिए क्राइम करने वाले को वो सीसीटीवी की मदद से इजीली ट्रैक कर लेंगे। इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम ने आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करना शुरू किया और एक एक फुटेज को बारीकी से चेक करते टाइम उन्हें एक धक्का लगा। घटना वाले टाइम पे पार्किंग एरिया का मेन कैमरा जो कि पूरे एरिया को कवर करता है वो एग्जैक्ट क्राइम टाइम पर दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाता है। पुलिस के पास एक भी पुख्ता सबूत नहीं था जो कि मेपल के कातिल के बारे में कुछ बता सके और ना ही कोई ऐसा शख्स जिसने उस इंसान को मेपल पर गोली चलाते हुए देखा हो। लोगों ने तो बस गोली की आवाज़ सुनी थी। जो केस एक ओपन एंड शट केस लग रहा था वो एक लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन की तरफ रुख ले रहा था। लेकिन तभी पुलिस जब बाकी सीसीटीवी कैमरास को चेक कर रही थी तो उन्होंने नोटिस किया कि एक वाइट डॉज चार्जर घटना वाले समय पार्किंग एरिया के आसपास चक्कर लगा रही थी और गोलियों की आवाज़ के ठीक बाद वो गाड़ी वहाँ से बहुत तेज़ी से भाग निकली। कार की डिटेल्स और नंबर प्लेट रिकॉग्निशन की मदद से पुलिस को ये पता लगा कि ये एक रेंटल कार है। पुलिस के लिए ये एक बहुत ही बड़ा एविडेंस था और इसी बीच उनके सामने एक और नाम निकल कर आया, गुरसिमर सिंह बेदी। एक नया नाम जिसको किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने आज से पहले ना ही मेपल के फ्रेंड से और ना ही उसकी फैमिली से सुना था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने से पता चला कि गैरी ने इंसिडेंट से कुछ दिन पहले गुरसिमर को टेक्स्ट किया था एंड दे वर श्योर कि दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। 25 सितंबर 2011 यानी कि घटना से 2 दिन पहले गैरी और गुरसिमर को सुबह 10:30 बजे एविस कार रेंटल एजेंसी के सीसीटीवी में देखा गया। पुलिस ने जब कार रेंटल एजेंसी को कॉल करके पूछा तो एजेंसी ने यह कन्फर्म किया कि ये वाइट डॉज चार्जर गुरसिमर बेदी के नाम पर ही रेंटेड है। इस मोमेंट पर इन्वेस्टिगेटर्स के लिए अब सबसे बड़ी जल्दी ये थी कि उस कार को जल्द से जल्द हासिल किया जाए ताकि उसके अंदर किसी भी तरीके के एविडेंस को वो सिक्योर कर पाएं। लकीली पुलिस ने उस कार को समय रहते क्लीन करने से पहले ही रुकवा दिया और जब उन्होंने गाड़ी को अच्छे से चेक करना शुरू किया तो पता चला कि एक बुलेट केसिंग इजेक्ट होने पर विंडशील्ड से टकराई थी और फिसलते हुए गाड़ी के हुड के अंदर चली गई थी और वहीं पर फंस गई थी। जब उस केसिंग को क्राइम सीन पर मिली केसिंग से मिलाया गया तो वो मैच हो गई। इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि इतने एविडेंस काफ़ी हैं गैरी और बेदी के ऊपर चार्जेस लगाकर उन्हें अरेस्ट करके सवाल जवाब करने के लिए, लेकिन क्राउन काउंसिल ने उनके एविडेंसेस को कम बताते हुए उन्हें मना कर दिया। पुलिस को अब अच्छे खासे सबूत इकट्ठा करने थे जो एटलीस्ट ये साबित कर सकें कि गैरी उस रात उस कार के अंदर था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब और एविडेंसेस ढूंढने शुरू किए तो उन्हें कार के अंदर से ब्लड के सैंपल मिले जो कि मेपल के ब्लड से मैच कर गए और साथ ही साथ उन्हें कार के स्टीयरिंग व्हील पर गनशॉट रेजिड्यू भी मिला। फोरेंसिक एनालिसिस ने भी ये प्रूव किया कि फिजिकल एविडेंस यानी कि खून और जीएसआर की प्लेसमेंट इस बात से मैच खाती है कि किलर ड्राइवर सीट पर ही था। केस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेजेस को एक एक कर अच्छे से चेक करना शुरू किया और तभी उन्हें गिल्डफोर्ड मॉल का एक फुटेज हाथ लगा। घटना से एक दिन पहले गैरी इसी मॉल में दिखाई दिया जहां पर उसने उस नाइफ को खरीदा था जो पुलिस को क्राइम स्पॉट पर मिला था और जब पुलिस ने मॉल में जाकर कंफर्म किया तो उन्हें कंफर्मेशन मिल गया कि वो गैरी ही था जिसने नाइफ परचेज किया था। पुलिस के पास अब काफ़ी सारे फुटेजेस आ चुके थे जिसमें एक क्लिप में वो बेदी के साथ रेंटल एजेंसी में दिखा, उसके बाद एजेंसी के बाहर गाड़ी को पिक करते हुए और घटना के अगले दिन कार वॉश करवाते हुए भी। पुलिस को अभी भी गैरी को उस रात सीधा वाइट डॉज चार्जर के साथ लिंक करना था और तभी उनके हाथ एक फुटेज लगा जिसमें घटना से 7 घंटे पहले वो मैकडॉनल्ड्स के ड्राइव थ्रू में कुछ बाय करते हुए दिखा।
एंड बाद में मैकडोनल्ड्स के उस वर्कर ने पुलिस को ये कंफर्म भी किया कि वो गैरी ही था, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से उसे जानता है। घटना वाली रात को भी दोनों यूनिवर्सिटी कैंपस में दिखाई दिए, जहां गैरी ने गुरसिमर को कैंपस के अंदर जाने के लिए बोला और उसे मेपल की एग्जैक्ट लोकेशन बताने को कहा। सीसीटीवी फुटेज में ये साफ दिख रहा है कि बेदी मेपल को ढूंढ रहा है एंड ड्यूरिंग दिस टाइम वो कॉन्टिन्यूसली गैरी के साथ कॉल पर है। 45 मिनट कैंपस के अंदर चक्कर लगाने के बाद गुरसिमर वापस बाहर आता है और गैरी के साथ कार में बैठ जाता है, जिसके बाद उन्हें कैंपस के अलग अलग सीसीटीवीज में कैप्चर भी किया गया। ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद रात के करीब 12 बजे मेपल जब कॉफ़ी ब्रेक पर गई, तब भी गैरी की कार लिफ्ट के पास दिखाई दी। और फाइनली जब मेपल अपनी पढ़ाई खत्म करके रात 1 बजे कैंपस से बाहर आई, तो गैरी ने बिना कुछ सोचे उसके ऊपर गोलियां चला दी। उसने मेपल के ऊपर 5 बार फायर किए, जिसमें से 2 शॉट्स उसे मिस कर गए और 3 उसकी बॉडी पर जा लगे। और जब उसका दिमाग इतने से भी शांत नहीं हुआ, तो उसने गाड़ी में से चाकू निकाला और उसके सर पर 10 से 11 बार जोरदार वार किए और मेपल वहीं जमीन पर गिर गई। कुछ चंद मिनटों में ही गैरी ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और मेपल पे हमला करने के बाद वो अपनी गाड़ी को तेज़ रफ्तार से भगाते हुए वहाँ से फरार हो गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी कि पुलिस को ये सारे एविडेंसेस इकट्ठा करने में 14 महीने लग गए, लेकिन फाइनली उन्होंने 30 नवंबर 2012 को गुरजिंदर सिंह धालीवाल और गुरसिमर सिंह बेदी को अरेस्ट कर लिया था। जब गैरी को इंटेरोगेशन रूम में ले जाकर मेपल की तस्वीर दिखाते हुए उसे सवाल किए गए, तो उसने कोई जवाब देने से मना कर दिया। So what happens, Gary? What happens, Gary, is that person. Taking back to myself. Not gonna happen, Gary. और गुस्से में आकर उसकी फोटो को फाड़ दिया। You can cover your ears, Gary. It's not gonna make it go away. It's not gonna change things, Gary. That's what you did. That is the reality. That's the reality, Gary. Yeah. गैरी से मेपल को मारने की वजह जानने के लिए पुलिस ने मेपल की सिस्टर रोजलिन को भी बुलाया। I just want to know why. Like, me and my family want to be able to move on. We want to try and. Hey, I never thought I'd plan my 19-year-old little sister's funeral. इसके बाद मेपल की मदर को गैरी के साथ एक ऑडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट किया गया और यहाँ वो भावुक हो गया। पुत मैं तेनों कितना प्यार करती हूँ, हुण भी करदी, पहला भी करदी सी बेटे। एक बार मैंने हाथ दस दे बेटे, सानू रिलीफ मिलूगी क्योंकि मैं तो हुण बहुत असीं ओल्ड हो गए हैं। और उसने फाइनली सॉरी बोल दिया। बच्चे गल कर कोई। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਂਟੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਸ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਰ ਕੋਈ ਜਾ ਹੋਰ ਕੁਛ नहीं मैं कह सकती। अजी हाँ जी बच्चे, मैं बहुत ज़्यादा सॉरी। गैरी के इस बयान के बिहाफ पर उसके ऊपर क्रिमिनल कोड ऑफ कनाडा सेक्शन 235 के तहत फर्स्ट डिग्री मर्डर्स के चार्जेस लगाए गए। वहीं गुरसिमर सिंह बेदी के ऊपर सेक्शन 236 मैनस्लॉटर विद अ फायर आर्म और सेक्शन 23 एक्सेसरीज आफ्टर द फैक्ट के चार्जेस लगाए गए। ट्रायल शुरू हुआ पर गैरी ने खुद को कोर्ट में नॉट गिल्टी बताया। I think everybody has to understand that the presumption of innocence is important and until the matter proceeds to a court. लेकिन 4 साल चले इस ट्रायल और कोर्ट में धक्के खाने के बाद गैरी ने फाइनली खुद को गिल्टी बताया। A shocking start to a case that's dragged its way through the court system. Maple Batalia's mom and dad come to court. Silent, but undoubtedly they've been told their daughter's murderer is about to plead guilty, not to first, but to second-degree murder. 7 मार्च 2016 को जज ने गैरी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई विद 21 ईयर्स विदाउट एनी पैरोल। वहीं दूसरी तरफ बेदी के ट्रायल चलने के बाद कोर्ट ने उसे 22 महीने की सजा सुनाई और फाइनली 4 साल 5 महीने और 3 दिन बाद बटालिया फैमिली को जस्टिस मिल गया। बटालिया फैमिली ने जो खोया है, शायद उस घाव को कभी कोई ज़िंदगी भर ठीक नहीं कर सकता। ना ही वो कभी अपनी बेटी को दोबारा देख पाएंगे या उसे फील कर पाएंगे। उनके पास है तो सिर्फ उसकी यादें, और वो आज बस उन्हीं यादों के सहारे जिंदा हैं। Might ease up a little after getting the justice, but we will never see her again. But her memories will be with us forever. She was a remarkable child.
मेपल की फैमिली आज भी हर रोज़ सिटी पार्क जाते हैं, जहां वो अपनी फैमिली के साथ आया करते थे। मेपल और उसकी फैमिली को कोर्ट ने जस्टिस तो दिलाया, पर उनका कहना है कि जो गैरी ने उनकी बेटी के साथ किया है वो बहुत ही नीच और दर्दनाक था, और वो चाहकर भी कभी गैरी को माफ़ नहीं कर पाएंगे।